आज हम नववर्ष में पहली दफ़ा मिले हैं। मैं अपने मित्र सहकर्मी प्रोफेसर गौरव वल्लभ, डॉक्टर विनीत पुनिया जी के साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। वो सारे मित्र जो हमारे साथ यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप, ट्विटर पर जुड़े हैं, वो सारे मित्रों और दर्शकों को भी नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। स्वीकार करें। कल हमारे वरिष्ठ और वयोवृद्ध नेता सरदार बूटा सिंह जी का निधन हो गया। वो लंबे समय से अस्वस्थ थे। हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। हमारे महासचिव आदरणीय मुकुल वासनिक जी, आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी, कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी एवं पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी की तरफ से शोक संतप्त परिवार से मिले, उन्हें अपनी संवेदनाएं व्यक्त की एवं श्रद्धांजलि दी। पिछला कुछ समय हमारी पार्टी के नेताओं के लिए दुरह रहा है। पिछले वर्ष हमने अपने दिग्गज एवं लोकप्रिय नेता पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय प्रणब मुखर्जी जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री तरुण गोगोई जी, कोषाध्यक्ष श्री अहमद पटेल जी एवं श्री मोतीलाल वोरा जी, पूर्व कोषाध्यक्ष, उनको खोया। तो पार्टी के लिए एक अपूरणीय क्षति है। मित्रों, आज का दिन भी मुश्किल लगता है, खास करके किसानों के लिए जो इस समय धरने पर बैठे हैं। हम और आप तो फिर भी ठंड से बचाव कर सकते हैं अपनी, पर जो किसान बैठे हैं वो अपनी अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उनकी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। वो लगातार इस निष्ठुर एवं निरंकुश शासन एवं खास करके जो नेतृत्व है उससे लड़ रहे हैं। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी आवाज़ को सशक्त करने के लिए है, उनके अधिकारों को आप तक पहुंचाने के लिए है। मैं आग्रह करूंगा हमारे प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ से कि वो आपको ब्रीफ करें। धन्यवाद प्रणव जी। सभी साथियों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि ये नववर्ष हम सभी के लिए और अखंड भारतवर्ष के लिए मंगलमय हो। साथियों, 39 दिन हो चुके हैं, 39 डेज। 57 से ज़्यादा लोगों ने शहादत दे दी। करनाल के संत बाबा राम सिंह जी, फजिल्का से अमरजीत सिंह जी और कल उत्तराखंड के हमारे किसान भाई कश्मीर सिंह जी ने किसानों के समर्थन में अपने देह त्याग दिए। इसके अलावा 57 से ज़्यादा लोग दिल्ली के बॉर्डर पे इस कड़कड़ाती ठंड और बारिश में अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार बात करती है, फिर 5 दिन बाद आगे की एक नई डेट दे देती है। सवाल ये नहीं है कि 5 दिन बाद की क्यों, कि हो सकता है सरकार के नव वर्ष की व्यस्तताएं हो, उनके कार्यक्रम हो, नया वर्ष मनाना हो मंत्रियों को, इसलिए उनके पास समय ना हो तो वो प्रतिदिन बात ना कर पाएँ। प्रतिदिन जब भी बात करती है 5 दिन आगे की डेट दे दी जाती है। मैं आज उस विषय पे बात नहीं करूँगा। सबसे पहले तो सभी शहीदों को, और मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से जो बॉर्डर पे लोग जिनका देहांत हो रहा है, स्वर्गवास हो रहा है, उनको शहीद मानता हूँ। उन शहीदों को नमन करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए, जो संत, जो किसान, जो जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए इस आंदोलन को ताकत देने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात प्रारंभ करूँगा। कल जब शहीद भाई, किसान भाई कश्मीर सिंह जी ने शहादत दी तो उनके नोट में क्या लिखा था कि कब तक हम इस सर्दी में बैठेंगे, ये सरकार सुन नहीं रही, इसलिए जान दे रहा हूँ ताकि कोई हल निकल सके। ये उनका नोट था जो उन्होंने छोड़ा है। उसी नोट को आगे ले जाते हुए मैं इस निष्ठुर और निर्दयी सरकार को कुछ बातें बताना चाहता हूँ, और सारी बातों के तथ्य हैं। आपको जो प्रेस नोट मिलेगा उसमें उन सारे आंकड़ों का लिंक होगा। एक तरफ तो जो किसान बैठे हैं चारों तरफ के बॉर्डरों पे, भले ही वो उत्तर प्रदेश का बॉर्डर, दिल्ली आने वाला बॉर्डर हो,
पंजाब हरियाणा से दिल्ली आने वाला बॉर्डर हो, राजस्थान से दिल्ली आने वाला बॉर्डर हो, लाखों की संख्या में किसान वहाँ पर बैठे हैं। उनकी बात, उनके प्रति सरकार की कोई किसी भी तरह की उनके प्रति एम्पैथी नहीं है, एपैथी है। तो मेरा आज का ब्रीफिंग का टाइटल है एपैथी फॉर फार्मर्स एंड एम्पैथी फॉर सूट बूट फ्रेंड्स, और मैं दोनों को प्रूव करूंगा आज। आरंभ करूंगा मैं सन 2016 से, और कंपनी का नाम है AALL, अडानी एग्रो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, और सारे आंकड़े दूंगा, और उन्हीं के वेबसाइट से निकाले हुए आंकड़े, उन्होंने जो स्टॉक एक्सचेंजेज में जो ब्यौरे दिए उनसे आंकड़े निकाल के आपके सामने रखूंगा। ये AALL कंपनी 2016 में स्टॉक एक्सचेंज को जो प्रेजेंटेशन देती है उसमें कहती है कि हमने जो अडानी पोर्ट SEZ एक कंपनी है, उसने AALL अडानी एग्रो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड को इवैल्यूएट करा, और 17-18 में उन्होंने कहा कि हमें बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाले हैं आगे। ये उनका स्टॉक एक्सचेंज में ब्यौरा है। साइजेबल बिजनेस विथ न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स, we become a sizable business with new contracts। 17-18 में उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में लिखा। 17-18 में वो लिखते हैं कि हमको अब स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए और पोटेंशियल साइट्स हमको आइडेंटिफाई करनी चाहिए हमारे लॉजिस्टिक बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। सुनिएगा, अभी बात सिर्फ चालू हुई है, क्रोनोलॉजी समझिए। 2016 में अडानी SEZ जो पोर्ट कंपनी है वो इसको AALL को रिव्यू करती है। 2017-18 में उनको लगता है कि आगे आने वाला भविष्य सुनहरा है, हमें बहुत अच्छा बिजनेस और बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने वाले हैं, और उसके लिए वो लॉजिस्टिक बिजनेस को स्ट्रीमलाइन करने का प्रोसेस चालू करते हैं। 2017-18, 18-19 में उन्हें स्टोरेज के ठेके मिलते हैं कई राज्य सरकारों से, जिनका ब्यौरा भी मैं दूंगा। अब खास बात सुनिए, जिसका जो मूल मंतव्य है आज की प्रेस वार्ता का, वो ये है कि भारत सरकार AALL जिसका मतलब अडानी एग्रो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड है, भारत सरकार उनको स्टोरेज का पर टन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो गारंटी करती है। ये भारत सरकार गारंटी देती है उनको कि आपको पर टन हम इतना पैसा तो देंगे ही, और 1 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए भी नहीं, 30 साल के लिए। 30 साल का कॉन्ट्रैक्ट भारत सरकार अडानी एग्रो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड को गारंटी करके देती है कि हम आपसे इतना स्टोरेज आपने जो स्टोरेज बनाया उसका करेंगे ही। और ध्यान रहे, जो ये गारंटी का जो पैसा है ये प्रतिवर्ष इन्फ्लेशन के आधार पे बढ़ेगा भी। एक तरफ तो किसान जो आज 39वें दिन 39th डे अपने MSP की लीगल गारंटी के लिए 57 से ज्यादा लोग शहीद हो गए, 3 लोगों ने अपने शरीर त्याग दिए उनके समर्थन में, उनको गारंटी नहीं मिलती है। 30 साल की गारंटी मिलती है AALL अडानी एग्रो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, और गारंटी मिलने के बाद 30 साल के बाद ना केवल गारंटी रेवेन्यू की ना केवल गारंटी, प्रतिवर्ष रेवेन्यू को इन्फ्लेशन से लिंक कर दिया गया है कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन होगा इकोनॉमी, रेवेन्यू भी उनकी बढ़ती जाएगी। आदरणीय सरकार, आदरणीय नरेंद्र तोमर जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट किसान के साथ क्यों नहीं हो सकता? क्या किसान अपनी जो बात को लेकर सीमाओं पर बैठे हैं, क्या उनको MSP की लीगल गारंटी विद द सेम इन्फ्लेशन क्लॉज नहीं दिए जा सकते? आप 30 साल की गारंटी दे देते हो एक बिजनेस की अपने दोस्तों को, और किसान की बात तक सुनने के लिए आपको 5-5 दिन का समय नहीं मिलता। भयंकर बारिश, ठंड में, इस विपरीत हालात में किसान अपने बॉर्डरों पे बैठा है, दिल्ली आने के लिए वो वहां बैठा है, अपनी बात सुनाने के लिए बैठा है। आप 5-5 दिन गायब हो जाते हो, बीच में 22 दिन तक आपने कोई वार्ता नहीं की उनसे। दूसरी बात, और यह भी बहुत आज का दूसरा इंपॉर्टेंट तथ्य है, छत्तीसगढ़ सरकार
छत्तीसगढ़ में पहले ये बोला गया किसानों को सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, कि 60 लाख मैट्रिक टन धान हम खरीदेंगे। तो किसानों ने, जो राज्य सरकार जो खरीफ का जो आउटपुट होता है, जो इसको सेंट्रल पूल की परचेज कहते हैं, उसके अनुसार उन्होंने एक मंतव्य जाहिर किया। तो राज्य सरकार ने उस आधार पे चालू किया प्रोक्योरमेंट। 60 लाख मैट्रिक टन की बात करने वाले, जो राइस का प्रोक्योरमेंट की बात करने वाले 47 लाख 47 लाख मैट्रिक टन के बाद बोलते हैं अब रखने की जगह नहीं है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी बार बार देश को आके बोलते हैं कि हमारा पब्लिक प्रोक्योरमेंट को कोई चिंता नहीं है, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, तो ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट क्यों रुका गया है? छत्तीसगढ़ में किसानों को ये वापस क्यों लौटाया जा रहा है कि हमारे पास रखने की जगह नहीं है? इसका मतलब आपने अभी तक प्रोक्योरमेंट स्टार्ट नहीं किया है। आपने चावल का प्रोक्योरमेंट 60 लाख मैट्रिक टन का, जिसका आपने मंतव्य जाहिर किया था, वो अभी तक आपने चालू नहीं किया है। और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने 47 लाख मैट्रिक टन 12 लाख फार्मर से अभी तक खरीदा, पर उसके बाद अब बोलते हैं कि हमारे पास खरीदने की जगह नहीं है। क्या ये AALL जब स्टोरेज बनाएगा जब ही खरीदने की जगह आएगी क्या? जब, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी ये AALL की जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई है, ये छत्तीसगढ़ में अभी इनके स्टोरेज नहीं है। क्या ये स्टोरेज बनेंगे जब ही आप वहां के किसानों का स्टोर करोगे FCI के माध्यम से, जब आप पब्लिक प्रोक्योरमेंट करोगे? एक तरफ MSP की लीगल गारंटी पे बात नहीं बनाई जाती है, दूसरी तरफ बार बार किसानों को कहा जाता है कि हमारा पब्लिक प्रोक्योरमेंट कभी कम खत्म नहीं होगा। ये क्या हो रहा है? और ये तो उस समय के हालात हैं जब 39 दिनों से किसान बॉर्डर्स पर बैठे हैं, उस समय ये हालात हैं। उसके अलावा क्या होता होगा आप और मैं समझ सकते हैं, इस किसान की व्यथा को समझ सकते हैं। इसीलिए मैं बार बार, लोग कहते हैं कि सरकार किसानों को बिल समझा नहीं पा रही है। मैं कहता हूं किसान बिल इस बार पूरी तरह से, बिल में जो लिखा हुआ है और बिल के जो भाव है, दोनों को समझ चुके हैं। देश आज उनके साथ इसीलिए खड़ा है क्योंकि ये जिस तरह से रोज प्रतिदिन चीजें बाहर निकल के आ रही है। मध्य प्रदेश के उदाहरण आप सब लोगों से छुपे हुए नहीं है। मध्य प्रदेश में 250 से ज्यादा, एग्जैक्ट बताऊं तो 269 सरकारी कृषि उपज मंडियों में से पिछले 6 महीने में से 47 कृषि उपज मंडियां बंद हो गई। 143 कृषि उपज मंडियों के ट्रांजैक्शन 50% से कम हो गए। देवास की बात बता रहा हूं आपको, मध्य प्रदेश के देवास में एक घटना घटित होती है, और ये घटना आज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज नए नए जो कृषि बिल है उनकी बात कही जा रही है। देवास की घटना में यह कहा जाता है कि 22 किसानों से 2581 क्विंटल दलहन खरीदने की बात की जाती है और 2 करोड़ रुपए की उसकी वैल्यू होती है। वो जो व्यापारी है वो किसानों की उपज लेके फरार हो जाते हैं, और ये वहां पे खरीदा 2500 एक क्विंटल से ज्यादा उनसे दलहन खरीदा गया। मध्य प्रदेश में ये हो रहा है। आज की एक और समाचार पत्र आपको बताता हूं। मध्य प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत कंपनियों ने फसल लगवाई, लेकिन क्वालिटी का हवाला देकर अब खरीदने से आनाकानी कर रहे हैं। यही तो इन तीनों बिलों में लिखा हुआ है। बार बार सरकार बोलती है कि भाई इससे नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि ये प्राइवेट व्यापारी किसानों की उपज लेके फरार हो गए 2 करोड़ से। नुकसान ये होगा कि आज कंपनियों ने फसल तो लगवा दी और अब क्वालिटी का हवाला देकर उनसे खरीदने में आनाकानी कर रहे हैं। नुकसान यह होगा कि मध्य प्रदेश में 269 सरकारी कृषि उपज मंडियों में से 47 परमानेंटली क्लोज डाउन हो गई 6 महीने में, क्योंकि ये तो ऑर्डिनेंस के रूप में ये लग चुका। और हो क्या रहा है इस दौरान? हो क्या रहा है? AALL, अडानी एग्रो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, जिसको अचानक से उसको बिजनेस मिलता है, अचानक से उसको 30 साल तक के स्टोरेज के काम दे दिए जाते हैं, उसको पर टन स्टोरेज का रेवेन्यू फिक्स कर दिया जाता है, उसको 30 साल का ठेका दे दिया जाता है, उसको
पर टन स्टोरेज का रेवेन्यू इन्फ्लेशन से लिंक कर दिया जाता है, ताकि रोज रोज बढ़ाने के लिए, पैसे बढ़ाने के लिए भी आने की जरूरत नहीं है। और दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के किसान को कहा जाता है हमारे पास जगह नहीं है, हम आपका चावल रख नहीं सकते, खरीदना तो दूसरी बात है, आपके पास वहां छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए जगह नहीं है खरीदने के लिए। और आपने 60 लाख मेट्रिक टन उनसे चावल खरीदने का एक इरादा जाहिर किया था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने बार बार भारत सरकार के नेता, जो पदाधिकारी है, भले ही वो कृषि मंत्री हो या वाणिज्य मंत्री हो, उनको चिट्ठियां लिख के उनसे मिल के ये मांग उठाई कि भैया ये हमारा चावल क्यों नहीं खरीद रहे, आपने 60 लाख मेट्रिक टन का हवाला दिया था। अभी तक उनकी इन चिट्ठियों पर, उनके मंतव्यों पे कोई भी रिएक्शन नहीं दिया जाता है, क्योंकि सरकार तो न्यू ईयर में है। 4 तारीख को बात करेंगे किसानों से, क्योंकि 1, 2, 3 तो हम न्यू ईयर के हैंगओवर में रहते हैं। इस तरह जब बड़े बड़े हमारे संत समाज के लोग आज किसानों के समर्थन में आ गए, जब हमारे 57 से ज्यादा किसान शहादत दे चुके हैं, फिर भी निष्ठुर सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। इसलिए हमारी मांग है, और अब मैं मांग बोलता हूं। नंबर 1, FCI ने छत्तीसगढ़ में क्यों स्टोरेज से मना किया? क्या इसलिए मना किया कि सूट बूट के दोस्तों की वहां स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है? मेरी दूसरा सवाल है, क्या किसान अपनी आवाज जो वो उठा रहे हैं, क्या सरकार उनको पीड़ित कर रही, उनको दंडित कर रही है अपनी आवाज उठाने के लिए? मेरा तीसरा कंसर्न है, और कांग्रेस पार्टी का तीसरा कंसर्न है, दैट why has the government in such a rush to award majority of the food grain to their friend? अपने दोस्तों को ये फूड ग्रेन के अचानक से 17-18 में उस AALL अडानी एग्रो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड को अचानक से क्यों ठेके मिलने चालू हो जाते हैं? क्यों वो कहते हैं कि आने वाला भविष्य बहुत सुनहरा है? क्यों वो अचानक से अपनी कंपनी को तैयार करते हैं आने वाले भविष्य के लिए? हम मांग करते हैं कि कृपया करके हमारे अन्नदाताओं के प्रति एम्पैथी दिखाएं, एपैथी नहीं, एम्पैथी। हमारे अन्नदाताओं के प्रति एम्पैथी दिखाते हुए हम मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से इन तीनों काले कानूनों को वापस लें, क्योंकि इन तीनों काले कानूनों ने अपना असली रंग दिखाना चालू कर दिया है। मैंने आपको 3 उदाहरण दिए हैं। मध्य प्रदेश में 269 में से 47 कृषि उपज मंडियां, सरकारी कृषि उपज मंडियां परमानेंटली बंद हो गई है। मध्य प्रदेश में 143 269 में से सरकारी कृषि उपज मंडियों के ट्रांजैक्शन 50% से ज्यादा गिर चुके हैं। मध्य प्रदेश में देवास में जो व्यापारी है वो किसानों के 2500 क्विंटल से ज्यादा दलहन को लेके 2 करोड़ जिसकी मूल्य है उसको लेके गायब हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ने अपना असर दिखाना चालू कर दिया है। ये देखिए, कंपनियों ने फसल तो लगवा दी, लेकिन क्वालिटी का हवाला देकर अब अन्नदाताओं से वो फसल नहीं खरीदी जा रही है। असली मंतव्य किसान और भारत का प्रत्येक नागरिक इन 3 काले कानूनों का अब जान चुका है। जब आप अपने दोस्त को फॉरवर्ड के सारे रेवेन्यूज के गारंटी दे सकते हो, उसके पैसों को आप उसके जो रेवेन्यूज की गारंटी दे सकते हो, और ना केवल गारंटी, इन्फ्लेशन के साथ वो पैसा भी बढ़े ऐसी व्यवस्था कर सकते हो, तो हिंदुस्तान का किसान तो आपसे एक ही बात मांग रहा है कि मेरी फसल की मुझे लीगल गारंटी दी जाए। उसको देने में आपको अभी भी 39 दिन बीतने के बाद भी आपकी कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। आप बार बार उसको नई डेट दे रहे हो। जब हिंदुस्तान का किसान कह रहा है कि इन 3 काले कानूनों से मुझे नुकसान है, और अब तो उदाहरण आने लग गए, और आप बार बार कहते हो कि हम उसको रिपील नहीं करेंगे, हम उन एक्ट्स को वापस नहीं लेंगे, संशोधित करेंगे। क्यों संशोधित करेंगे आप? जब उसका नुकसान हो रहा है किसान को, तो आपको उसको वापस लेना पड़ेगा। और मेरा आप सबके माध्यम से एक सवाल है सरकार से, बहुत वाजिब सवाल पूछ रहा हूं। आप सब लोग बड़े ही सीनियर जर्नलिस्ट हो देश के, आपने पार्लियामेंट्स भी कवर करी है बहुत वर्षों तक। आप मुझे ये बताइए, ऐसा एक उदाहरण पूरे दुनिया में बता दीजिए, देश नहीं कह रहा हूं, पूरी दुनिया में,
जहां पे सरकार एक एक्ट को इनेक्ट करने के बाद 1 महीने बाद बोलती हम संशोधन को तैयार है, इसका मतलब उस एक्ट में प्रॉब्लम है। 1 महीने के अंदर आप अगर संशोधन के लिए तैयार हो, इसका मतलब दैट एक्ट हैड ए प्राइमरी इश्यू विथ इट। उस प्राइमरी इश्यू को आपको रिजॉल्व नहीं कर सकते, वो संशोधित नहीं हो सकता, उसको आप वापस लीजिए और नए कानून किसानों के साथ बैठकर बनाइए। नए कानून संसद में सांसदों के साथ बैठ के बनाइए। राज्यसभा में विपक्षी दलों के सांसदों को निष्कासित करके वॉइस वोट से कानून मत बनाइए, वोटिंग करवाइए, लोकतांत्रिक परंपराओं को साथ में लेकर नए कानून बनाइए। ये हमारी मांग है और यही हिंदुस्तान के अन्नदाताओं की मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके प्रश्नों के लिए, देखिए, एक हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते, एक हिंदुस्तान की प्रमुख विपक्षी दल के कार्यकर्ता होने के नाते, अगर इस सर्दी में मैं आपको विश्वास दिला के बोलता हूँ, मैं आधा घंटे भी इस बारिश और सर्दी में खड़ा नहीं हो सकता, जहाँ पे लाखों लोग खड़े हैं बॉर्डर्स पर। अगर 1 घंटा भी अगर हम लोग खड़े नहीं हो सकते हैं, तो हमारे अन्नदाता अगर वहाँ खड़े हैं, तो मुझे लगता है इन सब का दोषी कोई है तो वो भारत की सरकार है ना। मुझे बार बार मैंने अपनी वार्ता में भी आपसे सवाल पूछा, 5 दिन का अंतराल क्यों सेकंड राउंड के लिए, 8वें राउंड के लिए, 6ठे से 7वें राउंड की बातचीत में 22 दिन का अंतराल क्यों? क्योंकि उनके मन में चोर है सरकार के। सरकार ने ये सोचा कि थका दो और भगा दो की नीति काम कर जाएगी, पर ना तो ये अन्नदाता थकने वाले हैं और ना हिंदुस्तान के लोग और हिंदुस्तान के 62 करोड़ किसान भागने वाले हैं। वो वहाँ पे किसी और के लिए नहीं, अपने और अपने परिवार और हिंदुस्तान के फ्यूचर की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो हिंदुस्तान के फ्यूचर की ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि 30 लाख करोड़ का एग्रीकल्चरल बिजनेस, सालाना जीडीपी में 30 लाख करोड़ का कंट्रीब्यूशन है, वो हम नहीं चाहते कि वो चुनिंदा 1-2 दोस्तों को एक प्लेट में सजा के दे दिया जाए। और मैंने आपको एक उदाहरण दिया आज कि 30 साल का ठेका मिल जाता है स्टोरेज का, उसमें इन्फ्लेशन लिंक्ड रेवेन्यू बढ़ती रहती है। मैंने आपको उदाहरण दिया। मैंने आपको उदाहरण दिया उस कंपनी के, क्योंकि वो सूट बूट के दोस्त हैं मौजूदा सरकार के। मैंने आपको उदाहरण दिया कि किस तरह वो 16 से 17 से 18 से एकदम प्रफुल्लित पल्लवित हो जाते हैं कि अब तो ये बिजनेस हमको मिलने वाला है। इसके अंदर वो किस तरह से एंट्री करते हैं, मैंने आपको सिलसिलेवार, और उन्हीं के ये जो आंकड़ा जो मैंने आपको दिया, डिटेल्स जो मैंने आपको दी, वो उन्हीं का जो प्रेजेंटेशन है जो स्टॉक मार्केट में उन्होंने दिया, उसी के हवाले से दिया और कहीं से नहीं लाया मैं। तो मुझे ये लगता है कि किसानों की बात सरकार को एम्पैथी के साथ अपना राजहट को छोड़े, किसानों की बात को समझे। प्रधानमंत्री जी को वाजपेयी जी ने कहा था राजधर्म का पालन करें। आज वापस वाजपेयी जी तो नहीं है, कोई जो बुजुर्ग है, अब तो बुजुर्गों को तो उन्होंने भेज दिया, उनकी बात तो वो सुनते नहीं है, पर कोई है तो उनको समझाएं कि ये राजहट छोड़े, किसानों से बात करें, तीनों काले कानूनों को वापस लें, और जिस तरह उन्होंने अपने दोस्तों को रेवेन्यू की गारंटी 30 साल तक दी है, हिंदुस्तान के किसानों को भी उनकी उपज के सही मूल्य की गारंटी दें। I think India is a democratic country, and in democracy the voice of the people is supreme. In democracy the personal egos doesn't have any space. The voice of the people of our country is supreme, and when the voice is from 62 crore Annadata, it is supreme to supreme. So I think government should please take a stand where they should provide justice in the same manner which they had provided to Adani Agro Logistics Limited. They should give legal guarantee of MSP to the farmers of our country. Number 2, that if they want to enact any farm law, please make the provisions after discussing with the farmers, number 1. And second, once that provisions are made, have a democratic style discussion in both the houses of parliament.
It should not be इनको निष्कासित कर दो और मैंने पास कर दिया. This is not the history of India's parliamentary procedures. We have stalwarts in our parliamentary democracy. Across the world, people used to tell across the world that India's parliamentary democracy had the great merits, great discussions. But it is not the way in which these three black farm laws were enacted. That is not the way. That is not the way that select committee is saying something, select committee का कोई मतलब नहीं, छोड़ दीजिए. I am asking you, and I am asking each and every farm union or farmer of this country, can government name any one farmer? I am not saying 62 crore, any one farmer with whom they had discussed about these three farm laws before making them as an ordinance. Can they name it? They have the affiliate of RSS Kisan Sangh. Had they discussed with them also? You will be surprised they had not discussed with them also. Forget about other people. So that is not the way. And I and Congress party, we feel that our democracy is very strong, and that is the reason I am of the belief that when the people of the country want something, when the people, you are saying that this is going to revolutionize the farmers market or farmers economy in the days to come. But when farmers themselves are saying that we don't want, then for whom? When the major stakeholder of the decision is saying we don't want this reform, then this reform is for whom? जब मैं आप कह रहे हो कि सर ये आपके लिए अच्छा होगा और मैं कह रहा हूं मुझे नहीं चाहिए, तो फिर किसके लिए? मुझे ये लगता है कि सरकार को एम्पैथी के साथ, खुले मन के साथ, अच्छे मन के साथ 4 तारीख को हमारे किसानों की जो 2 प्रमुख मांगे हैं उनको दोनों को मांग के इस आंदोलन को समाप्त करे. बिकॉज इट इज आई कैन टेल ये अमानवीय है, ये अलोकतांत्रिक है, ये बहुत ही निर्दयतापूर्ण रवैया है देश का कि अगर हमारे लाखों किसान दिल्ली के बॉर्डरों पे चारों तरफ बैठे हैं इस ठंड में, इस बारिश में, और अगर हम उनकी बात को सुनने के लिए 4 दिन, 5 दिन, 22 दिन का बीच में गैप करते हैं, इससे ज्यादा अमानवीयता कुछ नहीं हो सकता. देखिए, कल जब देश के स्वास्थ्य मंत्री, ज़्यादातर इतनी बड़ी पैंडेमिक के दौरान भी उनकी ज़्यादा तस्वीरें लूडो खेलते ही आई, पर जब उन्होंने बयान दिया कि सभी लोगों को वैक्सीन लगेगा, तो हमें लगा कि राहुल गांधी जी की बात का उन पे कोई सकारात्मक असर हुआ, अच्छा भी लगा. उन्होंने कुछ समय बाद अपने बयान को बदल दिया कि नहीं साहब, सभी को नहीं, 3 करोड़ लोगों को लगेगा. इस संदर्भ में हमारे 5 प्रश्न हैं, 5 क्वेश्चंस. ये जो कुछ समय बाद स्वास्थ्य मंत्री जी को दिव्य ज्ञान का अवलोकन हुआ, इसके पीछे क्या प्रधानमंत्री जी का दबाव था कि पूरे देश को नहीं लगाना है, सिर्फ 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स को और फ्रंटलाइन वर्कर्स को ही लगाना है? हम ये मांग करते हैं कांग्रेस पार्टी के पटल से कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को दुनिया का सबसे सर्वोत्तम वैक्सीन लगना चाहिए. हमारी ये मांग है. फिर हमारा दूसरा प्रश्न ये है कि जब बिहार चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम समस्त बिहार वासियों को मुफ्त में वैक्सीन लगाएंगे, क्या वह भी एक तरह का 15 लाख वाला ही जुमला था? क्या वह भी 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष सृजन करने वाला जैसा ही कोई स्टेटमेंट था? हम ये पूछना चाहते हैं, मेरा तीसरा प्रश्न ये है कि देश के प्रत्येक प्रांत, उस प्रांत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मुफ्त में वैक्सीन क्यों नहीं लगाया जा सकता? और जब मैं वैक्सीन की बात करता हूं तो मैं कह रहा हूं दुनिया का सर्वोत्तम वैक्सीन क्यों नहीं लगाया जा सकता? क्यों जब राहुल गांधी जी चेताते हैं कि दुनिया के देशों में जब वैक्सीन लगना चालू हो चुका है, आपको जान के आश्चर्य होगा इजराइल में तो 11% से ज्यादा जनसंख्या को वैक्सीन लग चुका है, और हम अभी कहां खड़े हैं?
क्यों हम हर चीज को लेट स्टार्ट करते हैं? क्यों प्रधानमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, राहुल गांधी जी के बार बार चेतावनी देने के बाद कि एक फेयर वैक्सीन, एक इंक्लूसिव कोविड वैक्सीन की स्ट्रेटेजी देश को बनानी चाहिए, क्यों हम लेट होते हैं? क्यों दुनिया के दूसरे देश 27 अगस्त 2020 का ये ट्वीट है राहुल गांधी जी का कि एक कोविड वैक्सीन की एक्सेस स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। 27 अगस्त के बाद आज सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4.5 महीने हो गए और हम आज भी वहां खड़े हैं कि कौन सा वैक्सीन, क्या, किसको लगेगा, रोज नए नए स्टेटमेंट। मैं कांग्रेस पार्टी का स्टैंड आपको क्लियर करता हूं और क्लियरली बोलता हूं, देश के प्रत्येक नागरिक को दुनिया में उपलब्ध सर्वोत्तम वैक्सीन मुफ्त में लगना चाहिए। और हमने तो बड़े बड़े इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाए हैं देश में और उन बड़ी बड़ी महामारियों को, बीमारियों को हमने जड़ से हटा के दिखाया पूरी दुनिया को। तो क्यों ये सरकार ये चीजें करने में विफल हो रही है? मेरा चौथा मंतव्य ये है कि ये चुनावी जुमलेबाजी को बंद करके हर प्रांत के हर व्यक्ति को, हर भाषा के व्यक्ति को, हर जाति के, हर धर्म के व्यक्ति को दुनिया में उपलब्ध सर्वोत्तम वैक्सीन लगना चाहिए। ये हमारा कहना है। जी, what is our stand is that we have, Congress party have full belief on our scientific community, on our institutions of science. Okay, whatever they are deciding, we are going to follow them, but we want that the best vaccine, after completing the all protocols which are there for those vaccines, when all the countries of the world were fulfilling the protocols, why India had not started? My question is that. When across the world people are booking the vaccines, why government of India had not initiated that process? When the major countries of the world were booking the vaccines, advance bookings were made to those vaccines, why we had not done? Why we had not made a proper COVID vaccine access strategy, inclusive vaccine access strategy for each and every citizen of our country? We are of the belief that all protocols which are decided by our institutes, because we have a great belief, because we had made those institutes, people of our country had a great respect for those institutes. We have full belief on our scientific community and doctors. Because we are here today after 1 year of this pandemic, it is because of hard work of our frontline warriors, of our doctors, nurses. So we are not having any iota of, I can say, distrust to our scientific and the medical community. But we want best vaccine free of charge to each and every citizen of our country after completing all scientific protocols which are required as per the scientists and the medical community of our country. जी, मैं वापस से आपके दोनों सवालों का उत्तर देते हुए हिंदी में बोलता हूँ। कांग्रेस पार्टी देश के प्रत्येक नागरिक के लिए, भले ही वो बिहार में हो, भले ही वो तमिलनाडु में हो, भले ही वो झारखंड में हो, भले ही वो हरियाणा में हो, प्रत्येक नागरिक के लिए मुफ्त टीकाकरण की मांग करती है। और ये कोई नाजायज़ मांग नहीं है, देश के प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। और पूर्व में भी हमारी सरकारों ने मैसिव, बहुत बड़े बड़े टीकाकरण करके बड़ी बड़ी बीमारियों को परास्त किया, नंबर 1। दूसरा, हम ये मांग करते हैं कि दुनिया में उपलब्ध सर्वोत्तम वैक्सीन देश के प्रत्येक व्यक्ति को मुफ्त में लगाया जाए। तीसरा, हम और हमारी पार्टी का विश्वास देश के वैज्ञानिकों पर, देश के इंस्टीट्यूशंस पर, देश के डॉक्टरों पर, देश के फ्रंटलाइन वॉरियर्स पर निस्संदेह है, बिना कोई संदेह है। पर हम ये चाहते हैं कि देश के प्रत्येक नागरिक को मुफ्त टीका, बेस्ट टीका और सारे साइंटिफिक जो हमारी इंस्टीट्यूशंस है उसके प्रोटोकॉल को पूरा करने के पश्चात जो टीका आए वो सबको मुफ्त में बेस्ट टीका लगना चाहिए।
ये हमारी कांग्रेस पार्टी की मांग भी है। और ये मांग देश के, मैं इसको मांग नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ ये देश के हर व्यक्ति का अधिकार है। जब दुनिया में बड़े बड़े देश, जहाँ मोदी जी ज़्यादातर भ्रमण करने भी जाते हैं, इजराइल, जब वहाँ पे 11% जनसंख्या को वैक्सीन लग चुका है और अभी तक हमारी तैयारियां क्यों नहीं कंप्लीट कर पाए। जब राहुल गांधी जी ने अपने अगस्त में अपने नवंबर के ट्वीट से बार बार सरकार को चेताया कि आप एक मैसिव वैक्सीन, इंक्लूसिव वैक्सीन स्ट्रेटेजी बनाइए, सरकार क्यों नहीं चेतती है। देखिए, आप कोरोना की महामारी हुई, राहुल जी ने बताया कि ये महामारी होगी, इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा। उसके बाद राहुल जी ने सबसे पहले देश में बताया कि ये जो वैक्सीनेशन है इसकी स्ट्रेटेजी बनाइए, दुनिया के देश बना रहे हैं, दुनिया के देश वैक्सीन लगा रहे हैं, हमारे देश में क्यों नहीं कर रहे। और उस संदर्भ में हम ऐसे विरोधाभासी बयान देखते हैं सरकार की ओर से। सुबह हेल्थ मिनिस्टर बोलते हैं पूरे देश को मुफ्त, शाम को बोलते हैं 3 करोड़ लोगों को। ये चेंज क्यों, कौन उनको बोलता है कि 3 करोड़? क्या प्रधानमंत्री जी उनको, मुझे तो लगता है हेल्थ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल, इज रिपोर्टिंग टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। सो बिकॉज ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स प्रेशर इज ही चेंजिंग हिज स्टेटमेंट्स। क्यों 3? हम चाहते हैं सबको लगे। हाँ, जिनको जो ज्यादा आयु के हैं, जिनको ज्यादा खतरा है, जो फ्रंटलाइन हमारे वर्कर्स है, वॉरियर्स हैं, मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग हैं, उनको पहले लगना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर आप बार बार कभी कहते हो बिहार में फ्री लगेगा, आप कहते हो सिर्फ 3 करोड़ को लगेगा, कभी कहते हो अब बिहार को भी नहीं लगेगा पूरे। हम तो कह रहे हैं देश के प्रत्येक नागरिक को, वो कोई भी प्रांत का हो, वो कोई भी भाषा बोलता हो, वो कोई भी धर्म का हो, वो कोई भी आइडियोलॉजी का हो, उसको मुफ्त में दुनिया में उपलब्ध बेहतरीन सर्वोत्तम वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट लगना चाहिए। और वो वैक्सीन हमारी साइंटिफिक और हमारी जो हमारे इंस्टीट्यूशंस है, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस है, उनके सारे प्रोटोकॉल को पूरा करके वो वैक्सीन उपलब्ध होना चाहिए। जी, मैंने आपको इसका जवाब दे दिया, आपको शायद मेरा एक लाइन नहीं, मैं वापस वो बोल देता हूँ। सारे प्रोटोकॉल्स को कंप्लीट करके जो सर्वोत्तम वैक्सीन हो वो निःशुल्क पूरे देश के हर व्यक्ति को लगना चाहिए। भाई मैं नहीं कह रहा हूँ ये, आपको मैं नहीं कह रहा हूँ, आप सिर्फ आज ये देख लीजिएगा जाके कि दुनिया में अब तक कितने लोगों को वैक्सीन लग चुका है, दुनिया के कितने देशों के वैक्सीन लग चुके। और मैंने तो आपको एक देश का आंकड़ा दिया जहां प्रधानमंत्री जी बीच पर टहलते दिखे थे मुझे 2-3 वर्ष पूर्व। मुझे लगा उस देश से कुछ सीखा होगा। उस देश में 11% से ज्यादा वैक्सीन, लोगों को वैक्सीन लग चुका है। तो मैं तो आप मेरी बातों पे विश्वास मत कीजिए, पर जो आंकड़े हैं वो ये कह रहे हैं कि दुनिया के देशों ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम, इंक्लूसिव वैक्सीनेशन प्रोग्राम, फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम चालू कर दिया। और हम अभी तक एक मैं इसको हिंदी में वर्ड कहूँ तो एक कंफ्यूजन के स्टेट में हम, एक संदेह है। कभी कोई कुछ बोलता है, कभी वित्त मंत्री जी बिहार में बोलती कि बिहार में फ्री हो जाएगा, अब मान लो कोई दूसरे 2 राज्यों 4 राज्यों में चुनाव होंगे तो वहां कुछ और बोल दिया जाएगा। मुझे लगता है कि सरकार का कर्तव्य सिर्फ अपनी पार्टी को चुनाव जिताना ही नहीं होता है। सरकार का प्रमुख कर्तव्य, और मैं कहूँ नंबर 1 कर्तव्य, अपने देश के लोगों की जान की हिफाजत करना है। प्रधानमंत्री जी का एक कथन दोहराता हूँ, जान है तो जहान है। माननीय, अब तो जान है तो जहान है, तो हमारे लोगों को सर्वोत्तम वैक्सीन आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल प्रोटोकॉल्स जो साइंटिफिक कम्युनिटी के हैं उसको पूरा करा के मुफ्त में प्रत्येक व्यक्ति को लगाने की एक स्ट्रेटेजी देश के सामने रखिए। अगर उनको लगता है कि नहीं, वो नहीं कर सकते हैं, तो हम तो कहते हैं पार्लियामेंट सर्वदलीय एक बैठक बुला लीजिए उसमें, क्योंकि हमने बड़े बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाए हैं इस देश में और बड़ी बड़ी महामारियों को ख़त्म करके दिखाया है। तो हमारे पास उस चीज़ का एक्सपीरियंस है। अगर आप चाहते हैं तो हम आपको उसमें सहयोग भी कर देंगे। जी, मैं तो समाजवादी पार्टी का ही कोई शीर्ष नेतृत्व उसके बारे में जवाब दे सकता है। हमारी पार्टी का क्या मंतव्य है, हम क्या चाहते हैं, वो मैंने स्पष्ट किया। फ्री,
inclusive, best after completing all scientific protocols, and it should be available to everyone in the country irrespective of his caste, color, creed, religion, ideology. तो अंत में ये नए साल का हमारी पहली प्रेस वार्ता थी। मैं आप सबके माध्यम से हिंदुस्तान के सारे किसान भाइयों को हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि आप अपनी जान का पूर्ण ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और मुझे पता है कि आप क्रोध में हैं, आप रोष में हैं, आपकी चीज़ों को निर्दयतापूर्ण सरकार आपकी तरफ बात करने से बच रही है, तो अपनी जान की हिफाजत रखें। कोई इमोशनल या आवेश में आके कोई भी किसी भी तरह का गलत कदम ना उठाएं। हम सब आपके साथ हैं, पूरा देश आपके साथ है, और मुझे उम्मीद है कि भारतीय हमारी जो सरकार है वो कल जो बैठक होगी उसमें खुले मन से संवेदनशीलता के साथ निर्णय करते हुए किसान की दोनों मांगों को मानने का काम करेगी, और ये इस तरह का गणित देश को ना देगी कि हमने 50% मांगे मान ली, 50 ही रही है। देखिए, इस तरह के नेगोशिएशन की ट्रिक्स हैं जो किसानों के साथ ना खेलें। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः आपको, और जो भी दर्शक आपके हैं और जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ये लाइव देख रहे हैं, सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।